गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने राज्यसभा के गठन, संरचना एवं विभिन्न पदाधिकारियों के विषय में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम राज्यसभा की शक्तियों के विषय में पढ़ेंगे। संसद की शक्तियों के विषय में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम पृथक पृथक राज्यसभा एवं लोकसभा की शक्तियों के विषय में पढ़ेंगे और साथ ही उनका तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम राज्यसभा की शक्तियों के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और साथ ही राज्यसभा जो है वह द्वितीय सदन है। जब भी किसी राष्ट्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया जाता है तो ऐसे में जो द्वितीय सदन होता है वह निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में भारत के संदर्भ में भी यदि आप देखें तो राज्यसभा काफ़ी महत्वपूर्ण सदन है। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यसभा की विधायी शक्तियों की। संविधान द्वारा सामान्य विधेयकों के संबंध में राज्यसभा एवं लोकसभा को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। विधेयकों में साधारण विधेयक, वित्त या धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक मुख्यतया 3 विधेयकों को गिना जाता है। उनमें भी धन विधेयक एवं वित्त विधेयकों में कुछ अंतर होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम राज्यसभा की विधायी शक्तियों के संदर्भ में साधारण विधेयकों की बात कर रहे हैं। जो सामान्य विधेयक होते हैं उनके संबंध में संविधान द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा को समान शक्तियां प्रदान की गई है। जैसे साधारण विधेयक को किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है, अर्थात जो विधेयक है उसकी शुरुआत लोकसभा से भी हो सकती है या राज्यसभा से भी हो सकती है। और कोई भी साधारण विधेयक संसद के दोनों ही सदनों से पारित होने के बाद ही कानून या अधिनियम बन सकता है। यदि किसी विधेयक को किसी एक सदन द्वारा संशोधित कर दिया गया है तो उस संशोधन पर दूसरे सदन की भी स्वीकृति अनिवार्य होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो साधारण विधेयक हैं उनके संदर्भ में संविधान द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा को समान शक्ति प्रदान की गई है। लेकिन यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद पैदा होता है या गतिरोध पैदा होता है तो ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान रखा गया है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं एवं इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और इस संयुक्त अधिवेशन के अंतर्गत उस विधेयक के भविष्य का फैसला होता है जिस पर गतिरोध है। लेकिन यदि आप इस संदर्भ में व्यवहारिक दृष्टि देखें तो जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उस विधेयक का फैसला लोकसभा की इच्छानुसार ही होता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक साधारण विधेयक जो सामान्य तरीके से पारित होता है उस पर दोनों ही सदनों की शक्तियां समान हैं, लेकिन यदि उन पर संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित कर लिया जाता है तो निश्चित तौर पर इसके अंतर्गत लोकसभा का जो पक्ष है वह सबल या प्रबल रहता है, क्योंकि इसमें मतदान के आधार पर निर्णय होता है और ऐसे में जिसकी भी सरकार है या लोकसभा में जिस भी दल का बहुमत है वो अपनी इच्छा अनुसार उस संबंध में निर्णय करवा लेता है। तो ऐसे में सामान्य परिस्थितियों में दोनों ही सदनों की शक्तियां समान है साधारण विधेयकों के संबंध में, लेकिन संयुक्त अधिवेशन साधारण विधेयकों के संबंध में बुलाए जाने की स्थिति में लोकसभा का जो पक्ष होता है वह अधिक मजबूत होता है। इस संदर्भ में कुछ बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जैसे संयुक्त अधिवेशन की जो व्यवस्था है वह मात्र साधारण विधेयकों के संदर्भ में है। धन विधेयक
या संविधान संशोधन जो विधेयक होते हैं उनके संदर्भ में किसी भी प्रकार के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था संविधान के अंतर्गत नहीं की गई है। संयुक्त अधिवेशन का जो उल्लेख मिलता है वह संविधान के अनुच्छेद 108 में मिलता है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है एवं इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की वित्तीय शक्तियों की। वित्तीय विधेयक के संदर्भ में यदि आप राज्यसभा की शक्तियों की तुलना लोकसभा की शक्तियों से करें तो निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को वित्तीय विधेयकों के संबंध में दूसरा स्थान या द्वितीय स्थान प्रदान किया गया है, अर्थात लोकसभा की शक्तियाँ राज्यसभा की शक्तियों से अधिक हैं। वित्त विधेयकों को केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। यह साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मध्य का एक काफ़ी महत्वपूर्ण अंतर है। जहां साधारण विधेयक को आप किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित कर सकते हैं, वहां वित्तीय विधेयकों के संबंध में संविधान यह बाध्यता करता है कि वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। और साथ ही इसको पारित करने में भी राज्यसभा को काफ़ी सीमित भूमिका प्रदान की गई है। लोकसभा जब किसी वित्त विधेयक को पारित कर देती है और उसे जब राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति तिथि के 14 दिन के अंदर विधेयक को संशोधन सहित या वैसा का वैसा लौटा सकती है। लोकसभा को यह अधिकार है कि राज्यसभा द्वारा जो संशोधन किए गए हैं उन्हें वह स्वीकारे या ना स्वीकारे, या अगर 14 दिन तक किसी वित्तीय विधेयक पर राज्यसभा ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है तो ऐसे में 14 दिन के पश्चात वह वित्तीय विधेयक स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। अतः वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा को मात्र विलंबकारी शक्ति अर्थात देरी करने की शक्ति प्राप्त है, वह भी मात्र 14 दिन। इस संबंध में एक बात और याद रखें कि जहां साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक रोके रख सकती है, वहीं वित्त विधेयक को वह मात्र 14 दिन तक रोके रख सकती है, और यदि 14 दिन के बाद वह उसे नहीं लौटाती है तो वह पारित मान लिया जाता है। अतः हम देख सकते हैं कि वित्तीय विधेयकों के पारण के संबंध में राज्यसभा को द्वितीय या दूसरा दर्जा प्रदान किया गया है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति को। राज्यसभा को कार्यपालिका अर्थात सरकार से प्रश्न पूछने, शासन कार्यों की आलोचना करने, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका के कार्य को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन इस संबंध में भी लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि जो मंत्रिमंडल होता है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अतः यह शक्ति केवल लोकसभा में ही निहित है कि वह मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे उसके पद से हटा सकती है। राज्यसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और यह शक्ति लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण बना देती है। अतः ऐसे में इस बात को सदैव याद रखें कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा द्वारा ही लाया जा सकता है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल होता है वह सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। अब हम बात करेंगे संविधान संशोधन के संदर्भ में शक्तियों की। संविधान संशोधन के संदर्भ में दोनों ही सदनों की जो शक्तियां हैं वो समान है। किस रूप में, इस बात को समझते हैं। सबसे पहली चीज़, भारत के अंतर्गत जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 368 में दी गई है। संविधान संशोधन संबंधी जो प्रस्ताव होता है या जो विधेयक होता है वो किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। और संविधान संशोधन विधेयक का दोनों ही सदनों से पृथक पृथक पारित होना आवश्यक है। यदि दोनों ही सदनों में किसी प्रकार का गतिरोध पैदा होता है तो वह विधेयक वहीं समाप्त मान लिया जाता है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में किसी भी प्रकार की
संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि संविधान संशोधन के संदर्भ में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों की शक्तियाँ समान है। अतः यदि आप देखें, हमने 3 प्रकार के विधेयक देखे। साधारण विधेयक में संविधान सामान्यकालीन परिस्थितियों में लोकसभा राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्रदान करता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन होने की स्थिति में लोकसभा की स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। वित्तीय विधेयकों के संबंध में संविधान राज्यसभा को दूसरा स्थान ही प्रदान करता है, अतः यहाँ लोकसभा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। लेकिन संविधान संशोधन के जो विधेयक होते हैं या संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक हैं, उनके संदर्भ में दोनों ही सदनों की शक्तियाँ पूर्ण रूप से समाप्त है। यदि एक सदन के साथ दूसरा सदन सहमत नहीं है तो उस विधेयक को वहीं समाप्त मान लिया जाएगा, क्योंकि संविधान में किसी भी प्रकार के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था वित्त विधेयकों एवं संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में नहीं है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की निर्वाचन संबंधी शक्तियों की। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। साथ ही जो राज्यसभा है वह अपने उपसभापति का भी निर्वाचन करती है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की उन विशिष्ट शक्तियों की जो राज्यसभा को ही प्राप्त है और इसीलिए इनको विशिष्ट या अनन्य शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, कहा गया है। और ये जो शक्तियाँ हैं ये राज्यसभा लोकसभा के साथ साझा नहीं करती, ये उसकी अपनी शक्तियाँ हैं। ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखें। तो अब हम बात करते हैं राज्यसभा की कुछ विशिष्ट व अनन्य शक्तियों की। ये जो शक्तियाँ हैं ये मात्र राज्यसभा को प्रदान की गई हैं। ये शक्तियाँ राज्यसभा लोकसभा के साथ साझा नहीं करती, ये उसकी अपनी शक्तियाँ हैं। सबसे पहली शक्ति है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। संविधान का जो अनुच्छेद 249 है वह राज्यसभा को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अपने उपस्थित व मतदान में भाग ले रहे सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके यदि यह घोषित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो ऐसे में उस विषय पर कानून निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे में ये जो शक्ति है ये राज्यसभा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति मानी जाती है, जो उसे संविधान के अनुच्छेद 249 द्वारा प्रदान की गई है। दूसरी शक्ति है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 312 में मिलता है। संविधान का जो अनुच्छेद 312 है वह कहता है किसी अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के संबंध में अथवा किसी सेवा को अखिल भारतीय सेवा घोषित करने के विषय में राज्यसभा द्वारा उसके उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित संकल्प पारित कर दिए जाने के पश्चात संसद को किसी अखिल भारतीय सेवाओं को गठित किए जाने के लिए कानूनी प्रावधान करने का अधिकार मिल जाता है। तीसरी है आपातकालीन उद्घोषणा की अनुमोदना। इस संदर्भ में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों को शक्तियां प्राप्त है, लेकिन यहाँ एक विशेष परिस्थिति का उल्लेख किया गया है कि यदि आपातकालीन उद्घोषणा के समय लोकसभा का विघटन हो गया हो अथवा ऐसी उद्घोषणा के 2 महीने के अंदर ही लोकसभा विघटित हो जाए, तो केवल राज्यसभा की स्वीकृति से ही आपातकालीन उद्घोषणा उस समय तक प्रभावी रह सकती है जब तक कि नई लोकसभा में उसकी पहली बैठक से 1 माह के अंदर अंदर उसे स्वीकार या अस्वीकार न कर दिया जाए। तो ऐसे में हम देखते हैं कि राज्यसभा को कुछ अनन्य शक्तियां प्राप्त हैं, जिनमें अनुच्छेद 249, 312 महत्वपूर्ण है, जो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने या अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित है। तो आज के लेक्चर में हमने राज्यसभा की शक्तियों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोकसभा के गठन, संरचना, पदाधिकारियों और साथ ही लोकसभा की शक्तियों एवं उसके बाद लोकसभा एवं राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।